नमस्कार, मैं सिकंदर खान आज आपके सामने कक्षा 8 विषय विज्ञान का 7वां लेसन लेकर उपस्थित हूँ। अपना 7वां लेसन है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो हम पौधे और जंतुओं के संरक्षण की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पाठ के शुरुआत में ये बताया गया है कि बूजो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद के साथ टीबू के साथ वन में भ्रमण किया। अब वो वापस आकर अपने सहपाठियों के साथ उस विषय में बातचीत साझा कर रहे हैं। उन सहपाठियों में से कुछ सहपाठी ऐसे हैं जिन्होंने भरतपुर अभयारण्य का भ्रमण किया था, तो कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाव वन्यजीव अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर जोन या रिजर्व अर्थात बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र आदि के बारे में सुना था। तो ये सब सारे मिलकर आपस में अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। पहली ये पूछती है कि वनों की राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य आखिर क्या है। तो इसको मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण। अगला बिंदु हमारे सामने है वनो उन्मूलन और इसके कारण। तो सबसे पहले देखते हैं कि वनो उन्मूलन का अर्थ क्या है। देखो, वनो उन्मूलन है वो मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक धीरे धीरे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो इस वनो उन्मूलन के बारे में देखें कि आखिर ये है क्या। तो वनो उन्मूलन क्या है? देखो, ऐसी भूमि से वनों का सफाया कर देना कि जहाँ वन ज़्यादा हों और फिर उस भूमि को वनों की बजाय अन्य काम में ले लेना वनो उन्मूलन कहलाता है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें, वनो उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने के बाद प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग कर लेना वनो उन्मूलन कहलाता है। यदि उस भूमि का हम अन्य कार्यों में यदि उपयोग कर लेंगे तो इसका मतलब वो वनों के लिए दोबारा हमें उपलब्ध नहीं होगी। इसके कारण वनों का उन्मूलन हमेशा के लिए हो जाएगा। अब इसके कई कारण हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना इसका मुख्य कारण है। घरों और कारखानों का निर्माण करना ये भी एक मुख्य कारण है। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना और साथ ही साथ ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा हम प्राकृतिक कारणों में देख सकते हैं दावानल एवं भीषण सूखा भी वनो उन्मूलन का मुख्य कारण है। दावान यानी जंगल में लगने वाली आग, और कभी कभी भीषण सूखा पड़ता है, वो भी वनो उन्मूलन का कारण बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कारण ऐसे हैं जो मानव निर्मित कारण हैं और कई कारण ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारण हैं। अब हम देखते हैं कि इस वनो उन्मूलन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो वनो उन्मूलन से कई प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, वनो उन्मूलन से सबसे पहला प्रभाव है पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि। न केवल तापमान में वृद्धि होगी बल्कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा तथा वनों के उन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ भूमि का जल स्तर कम हो जाएगा। इससे हमारा प्रकृति का संतुलन प्रभावित होगा, जो हमारे लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। अर्थात वनों उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, भूमि का जल स्तर निम्न होगा और हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि यदि अनवरत कटाई चलती रही तो वो कटाई हमारे लिए और भी मुश्किल खड़ी करेगी। क्यों? क्योंकि वर्षा और भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
यहाँ बुजों के मन में एक सवाल आ रहा है कि वनो उन्मूलन से एक ओर वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आती है, ऐसा कैसे संभव है। बुजों के दिमाग में प्रश्न है कि एक तरफ तो वर्षा में कमी है, दूसरी ओर बाढ़, ऐसा संभव कैसे है। तो देखिए ऐसा संभव है। देखो हम जानते हैं पौधे अपना भोजन जिस क्रिया द्वारा बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो पौधे जो भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनाते हैं उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन यदि हम मानते हैं कि वनो उन्मूलन से पेड़ों की मात्रा लगातार कम हो जाएगी तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उनके द्वारा ली जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम हो जाएगी। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार पृथ्वी पर बढ़ती है तो सूर्य से आने वाले किरणों को वो वापस पूरी तरीके से नहीं जाने देगी, क्योंकि वो धरती पर एक आवरण की तरह काम करती है। अब उनको वापस नहीं जाने देगी तो इसका मतलब पृथ्वी पर वैश्विक उष्णन होगा या ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति होगी, धरती का तापमान बढ़ेगा और धरती का तापमान बढ़ता है तो जल चक्र संतुलन बिगड़ जाएगा और वर्षा दर में कमी आती जाएगी जो सूखे का कारण बन जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ों की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो यदि कम इस्तेमाल होती है तो वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और वो जल चक्र के लिए बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बन जाती है और साल दर साल बरसात में कमी आती जाती है जो अंत में सूखे का कारण बन जाती है। इसी प्रकार यदि हम मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थलीकरण भी हो जाएगा। कैसे कि जब भूमि के ऊपर वनों का उन्मूलन हो जाएगा तो मिट्टी को बांध के रखने की क्षमता है वो स्वतः ही कमज़ोर होती चली जाएगी। क्यों? भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत है उसमें पौधे लगे होते हैं। यदि वन नहीं होंगे तो भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत है वो उपजाऊ परत अपर्दित हो जाएगी। तो भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बहकर चले जाना मृदा का अपर्दन कहलाता है। अब यदि मृदा का अपर्दन हो गया तो उसके नीचे वाले भागों के अंदर हमें कठोर चट्टानों वाला भाग दिखाई देगा। इस कठोर चट्टानों वाले भाग के अंदर हुमस की कमी होती है और हुमस की मात्रा यदि कम होती है तो उसका उपजाऊपन भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे भूमि है जो उपजाऊपन से मरुस्थल के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि का मरुस्थलीकरण भी हो सकता है और सूखा भी पड़ सकता है। इसके अलावा वनों उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह, मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से जल का नीचे की ओर जो अंतः स्रवण होता है उस अंतः स्रवण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वो पानी नीचे नहीं जा पाएगा जिसका परिणाम पड़ेगा कि बाढ़ आएगी। इस प्रकार मरुस्थलीकरण ही नहीं बाढ़ का कारण भी वनों उन्मूलन बनता है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनों उन्मूलन के कारण ही प्रभावित होते हैं। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं तो हमें उनकी यदि कटाई निरंतर करते रहें तो हमें प्राप्त होने वाले उत्पादों में लगातार कमी आती जाएगी और हमें कई कमियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें समय रहते वनों के होते उन्मूलन को रोकना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे करें। देखिए पहेली और बुजो ये वनों उन्मूलन के प्रभाव जानने के बाद चिंतित थे तो वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और इस बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि वन्य जीवों का
बचाव कैसे किया जाए, उनको संरक्षित कैसे किया जाए। तो इस बात के बारे में उन बच्चों को जानकारी देने के लिए प्रोफेसर अहमद उन बच्चों को पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र ले जाते हैं। पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। यानी जैव मंडल जो पचमढ़ी है उसमें पौधे और जंतु हैं वो ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं की तरह और निचले पश्चिमी घाट के तरह ही हैं। तो उनका पूरा विश्वास था कि ये जैव मंडल है वो जैव विविधता की बहुत ही बड़ी मिसाल है। वहाँ जाकर वो वन में कर्मचारी श्री माधव जी से अनुरोध करते हैं कि वो बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें। तो माधव जी बच्चों को बताते हैं कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, अर्थात इनका संरक्षण कर रहे हैं वो हमारी राष्ट्रीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। अब बात आती है कि जैव मंडल है क्या। जैव मंडल वो भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं या जहाँ जीव जीवन यापन करते हैं। दूसरा नाम यह है जैव विविधता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियों को ही जैव विविधता कहते हैं। इन प्रजातियों का उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध ये भी सारे जैव विविधता के अंतर्गत माने जाते हैं। अब कर्मचारी जो माधव जी हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि इनके संरक्षण के जो प्रयास है वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, बल्कि सरकारी एजेंसियां भी इस कार्य में लगी हुई हैं। अर्थात वन और वन्य जीवों का संरक्षण है उसको बचाने के प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर भी हो रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार की एजेंसियां स्थापित हैं। सरकार इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए नियम, विधियां तथा नीतियां बनाती है और इनको संरक्षित करती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। ये हमारी सरकार की नीतियां और विधियों का ही परिणाम है। अब हम बात करते हैं कि जो वनस्पति जात, प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण के लिए जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं वो क्षेत्र अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। अब ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अभयारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, इनकी खास बात ये होती है कि इन क्षेत्रों के अंदर वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए शिकार करना अर्थात पोचिंग करना इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। अब हम यहाँ देखें कि हमारे पास ये तीन नाम निकल के आ रहे हैं, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ या भय से सुरक्षित रहते हैं। यानी जहाँ जंतु का आवास ऐसा होता है उनको किसी प्रकार का भय या विक्षोभ नहीं रहता। जैसे हम अपने पास की बात करें, चूँकि हम चूरू जिले के निवासी हैं तो हमारे पास एक अभयारण्य है और वो है ताल छापर अभयारण्य, जहाँ हमने काले हिरणों या कृष्ण मृगों का संरक्षण दे रखा है। अगला जिसे नाम है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वो निर्बाध रूप से या स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं या भ्रमण कर सकते हैं तथा अपने आवास का और प्राकृतिक संसाधनों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी वन्य जंतुओं का वो क्षेत्र जो आरक्षित है और उनके आवास में प्राकृतिक संसाधनों के स्वतंत्र उपयोग में किसी प्रकार का प्रतिबंध
जंतुओं के लिए नहीं है, वो क्षेत्र उनका है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अब बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए जो विशाल क्षेत्र संरक्षित किया जाता है, उस संपूर्ण विशाल क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो अनेक विविधताओं से परिपूर्ण होता है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर वहाँ के आदिवासियों को भी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने दिया जाता है, उनको वहाँ से निकाला नहीं जाता, अर्थात वो अपने उसी क्षेत्र के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं।